दुष्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ अकेले आओगे, तुम में हिम्मत है। शी दबियाव खड़ा हुआ और आरव को ठंडी निगाहों से देखने लगा। बकवास बंद करो, क्या आपने किसी विशिष्ट व्यक्ति को यहाँ आने के लिए आमंत्रित नहीं किया? आओ और मुझसे लड़ो। आरव दहाड़कर बूढ़े आदमी को घूरने लगा। डेंग। साधना, शारीरिक चरण का बाद का चरण, स्वास्थ्य 1500, युद्ध शक्ति 1500। आरव शियाओबेई ने भौहें सिकोड़ी। ये बूढ़ा आदमी उस पागल शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था जिसे उसने पहले हराया था। आरव ने खुजली वाले पाउडर की मदद से जीत हासिल की। उसने आज कुछ भी तैयार नहीं किया था। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी। हे, तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो, शे केलांग। बूढ़ा आदमी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और ठंडे स्वर में कहा, जब मैं जियांगू पर हावी था तब तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं हुआ था। पफिट, आरव ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी तरफ देखो, तुम तो नर्सिंग होम पर भी अपना दबदबा नहीं जमा सकते। मुझे डर है कि लोग कहेंगे कि मैं बूढ़ों और कमजोरों को परेशान करता हूँ। जियांगू पर हावी होना, बेशर्म कमीना। हालांकि वो जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत है, फिर भी वो गति के मामले में हार नहीं सकता था। यदि वो शक्ति और क्रोध के मामले में हार गया तो वो आगे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। आप केलांग इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने आरव को घूर कर देखा। वो शारीरिक अवस्था के बाद के चरण में एक कुलीन व्यक्ति था। उसे बूढ़े और कमजोर की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? ये बात बहुत क्रोधित करने वाली थी। दबियाओ दहाड़ा, कुत्ते के बच्चे, तुम जीने से थक गए होगे। मेरे दूसरे चाचा का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आज तुम्हें अपंग नहीं बनाऊंगा तो मेरा उपनाम शिक नहीं रहेगा। तुम तो हारे हुए हो, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? क्या तुम्हें लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें पर्याप्त नहीं पीटा था? आरव ने घृणा से दबियाओ को देखा। आखिरी बार तो आखिरी बार ही होता है। शेर दबियाओ के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट हुआ। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस समय के दौरान मेरे दूसरे चाचा ने मुझे एक संरचना का अभ्यास करना सिखाया था। यह विशेष रूप से आपसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। भाइयों, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों पक्षों के साथ बलवान पुरुष खड़े हो गए। दबियाओ समेत उनमें से 8 थे। वे 8 त्रिग्राम की स्थिति में खड़े थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में एक माचिटे पकड़ी हुई थी। ये काफी दिलचस्प लग रहा था। भाई बे, सावधान रहो, उनकी छुरीनुमा संरचना बहुत शक्तिशाली है। अभी अभी उनमें से 8 ने मेरे 30 से ज्यादा भाइयों को हरा दिया। ये दृश्य देखकर फायर बॉस ने दांत पीसकर जोर से याद दिलाया, चिंता मत करो, ये बच्चों का खेल है, इससे मैं परेशान नहीं होऊंगा। आरव उसे घूरता रहा। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। भले ही शेर दबियाओ ने 8 त्रिग्राम कृपान संरचना सीख ली थी, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जब उसने शेर दबियाओ को हराया था तब की तुलना में आरव की ताकत दोगुनी हो गई थी। वो अभी भी शेर दबियाओ को कुचलकर मार सकता था। तुच्छ कमीना, अब मैं आपको मेरे दूसरे चाचा द्वारा निर्मित 8 त्रिग्राम सेबर एरे दिखाऊंगा। दबियाओ गुस्से से चिल्लाया। फिर वो और उसके साथ खड़े 7 लोग आरव की ओर दौड़े। उनकी गतिविधियां बहुत उत्कृष्ट थी और उन्होंने एक दूसरे के चारों ओर त्रिकोण बनाया हुआ था। वे बिना कोई अनजान स्थान छोड़े एक साथ मिलकर हमला कर सकते थे तथा अपने साथियों की रक्षा में भी मदद कर सकते थे। एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करने वाली तथा आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं से युक्त यह वास्तव में एक ऐसी संरचना थी जिसे तोड़ना आम लोगों के लिए कठिन होता। दुर्भाग्यवश आरव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सत्ता में पूर्ण बढ़त के साथ कौन इस संरचना को तोड़ने की कोशिश करेगा? पहाड़ विखंडन हड़ताल। आरव ने लोहे की छड़ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसे 8 आदमियों के सिर पर दे मारा। 1000 लड़ाकू शक्ति 400 पाउंड ताकत के बराबर थी। अरहत स्टाफ तकनीक में एक निश्चित बोनस भी था। लोहे की छड़ नीचे गिर पड़ी और हवा जोर से चलने लगी। चाहे तुम्हारी संरचना कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, मैं अपनी ताकत से तुम सभी को हरा दूंगा। आरव दहाड़ा। उसका आभामंडल भयंकर और दबंग था। टकराना, टकराना, टकराना। 8 लोगों ने लोहे की छड़ को रोकने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सारी कुल्हाड़ी टूट गई। निरंकुश शक्ति के सामने उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे गठन कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, ये बेकार था। चाकू टूट गए, लेकिन आरव की लोहे की छड़ कमजोर नहीं हुई। डंडे की नोक जहां भी जाती, दोनों मजबूत आदमियों की भुजाएं सीधी टूट जाती। भयंकर दर्द उनके दिलों में चुभता था, जिससे वे जमीन पर लौटने लगते थे। अरे बाप रे, इस बच्चे की ताकत पिछली बार की तुलना में दोगुनी हो गई है। ये कैसे संभव है? दबियाओ को झटका लगा और उसका जबड़ा खुला रह गया। बाकी 5 ताकतवर आदमी भी डर से कांप रहे थे। वे आरव को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो और उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। दबियाओ, पीछे हटना, तुम उस बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकते। शी केलांग पहले ही खड़ा होकर चिल्लाया था। पीछे हटना। आपके सपनों में। आरव ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा। उसने लोहे की छड़ लहराई और उसे बाकी लोगों की ओर घुमाया। पोम पोम पोम, एक के बाद एक धमाके की आवाजें सुनाई दी और दबियाओ के बगल में खड़े 5 ताकतवर लोग जमीन पर गिर पड़े। लोहे की रॉड से सभी का दाहिना हाथ टूट गया। भारी बल और कुंड प्रभाव के कारण उनकी हड्डियां टूट गईं और वे इस जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। उनमें से हर एक ने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ रखा था और जमीन पर लौट रहे थे। उनकी चीखें बहुत ही दयनीय थीं। फायर बॉस और उसके भाई को प्रताड़ित करने की यह कीमत तुम्हें चुकानी होगी, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो दबियाओ की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, दबियाओ इतना डर गया था कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और वह घबरा गया। उसके पैर कमजोर हो गए थे और उसमें भागने की भी ताकत नहीं थी। उसकी नजर में आरव, जो लोहे की छड़ पकड़े हुए था, एक क्रूर राक्षस की तरह था। लोहे की छड़ से एक बार और उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। तुमने कहा नहीं, और मैं यह नहीं चाहता। जब आपने फायर बॉस का घर नष्ट किया था तो क्या आपने उससे पूछा था कि क्या वो इसे चाहता था? जब आपने उसे बुरी तरह पीटा था तो क्या आपने उससे पूछा था कि वो ये चाहता है या नहीं? आरव ने ठंडी सांस ली, लोहे की छड़ उठाई और उसे दबियाओ के दाहिने कंधे की ओर दे मारा।
आरव की ताकत के साथ ये प्रहार निश्चित रूप से दबियाओ के कंधे को तोड़ देगा और वो अपने दाहिने हाथ के अस्तित्व को फिर कभी नहीं जान पाएगा। पोम, लेकिन जैसे ही लोहे की छड़ दबियाओ से टकराने वाली थी, वो बीच हवा में ही रुक गई। बच्चे, मैं यहाँ हूँ, तुम दबियाओ को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। केलांग तुरंत ही वहां पहुंच गया और उसकी गति बहुत तेज थी। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि आरव की भारी लोहे की छड़ को रोकने के लिए उसने केवल अपनी हथेली का ही इस्तेमाल किया। अपनी नंगी हथेली से लोहे की छड़ को रोक लिया। ये तो अकल्पनीय था। आपको यह जान लेना चाहिए कि आरव ने उसे एक बार में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सिर्फ ताकत में अंतर के कारण नहीं था। केलांग की हथेली में अवश्य ही कुछ छिपा होगा, अन्यथा वो उसे रोकने का साहस नहीं कर पाता। हाँ हाँ हाँ, दबियाओ हंसा, मानो उसे अभी अभी माफ कर दिया गया हो, और बोला, कुत्ते के बच्चे, क्या आप तुम मूर्ख हो? मेरे दूसरे चाचा एक विशेषज्ञ हैं जो आयरन सैंड पाम का अभ्यास करते हैं। उसकी हथेलियां लोहे और पत्थर को भी तोड़ सकती है। आज तो तुम अवश्य मर जाओगे। लोहे की रेत की हथेली। आरव को थोड़ा असहज महसूस हुआ और वो पीछे हटना चाहता था। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो गई है। केलांग ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से लोहे की छड़ को पकड़ लिया और उसे अपनी हथेली में मजबूती से थाम लिया। आरव ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वो लोहे की छड़ को वापस नहीं खींच सका। टकराना। शे केलांग के दूसरे हाथ ने चाकू से वार करके धातु की छड़ को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह आयरन सैंड पाम है। यह पागलपन है, दुष्ट। अब तुम्हें पता चला कि डर क्या है? शे केलांग ने अपनी भौहें उठाई और अहंकार से कहा, अगर मैं चाहूं तो एक ही थप्पड़ से तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। दूसरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। उस बदमाश को सख्त बनने के लिए किसने कहा था? अभी बिजली गिर जाए उस पर। हाँ हाँ हाँ, शे दबियाओ उत्साह से हंसे और पीछे हट गए। बिजली द्वारा मारा गया? मैं सबसे पहले तुम पर वार करूंगा। आरव की आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ को भाले की तरफ फेंक दिया। आरव भले ही कमजोर था, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी, परिस्थिति जितनी कठिन हो, उसे उतना ही उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। डरो मत, बस लड़ो। बकवास। शी केलांग और शी दाबियाओ के चेहरे बदल गए। एक सेकंड पहले दोनों को लगा कि जीत उनके हाथ में है। वे आरव का डरा हुआ चेहरा देखने का इंतजार कर रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव हमला करने की पहल करेगा। कहीं से अचानक आए लोहे की छड़ ने उन्हें अचंभित कर दिया। आउच आउच चीखने के बाद शे दबियाओ के कंधे पर लोहे की छड़ घुस गई। खून ऐसे बह निकला जैसे वह आजाद हो। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे तारे दिखाई दे रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। दुष्ट, मेरे भतीजे पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अपनी जान से इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। शी केलांग का चेहरा क्रूर था। वो एक कुलीन व्यक्ति था, लेकिन आरव का गुप्त हमला सफल रहा। यह अपमानजनक था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उसने अपनी दाहिनी हथेली उठा ली थी और आरव पर वार करने वाला था। उसकी गति बहुत तेज थी और उसका वजन कम से कम 600 पाउंड था। उसकी हथेली से हवा निकल रही थी और वो बहुत शक्तिशाली थी। भाई बेई, सावधान रहो, फायर बॉस चिल्लाया। उसने अपनी आंखों से देखा कि जब वे पहले लड़ रहे थे तो शे केलांग ने दीवार में छेद कर दिया था। यदि यह किसी मानव शरीर पर गिरता तो उसके आंतरिक अंग नष्ट हो जाते। आरव की आंखें गंभीर थीं। उसने बचने की कोई योजना नहीं बनाई थी। क्योंकि शे केलांग की गति बहुत तेज थी, चकमा देना बेकार था। उसका सामना करने का एकमात्र तरीका था। आरव ने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के शास्त्र को सक्रिय कर दिया और अपने शरीर में मौजूद सभी ड्रैगन क्यूई को कैओस तलवार सार में इकट्ठा कर लिया। जीत या हार इसी पर निर्भर थी। अब मरो। शी केलांग पहले से ही वहां मौजूद था। उसकी मोटी लोहे जैसी हथेली आरव के दिल पर टिकी थी। यह हमला आरव की जान को निशाना बनाकर किया गया था। एक बार चोट लगने पर छाती तुरंत फट जाएगी और हृदय और फेफड़े टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह अभी भी निश्चित नहीं है कि कौन मरेगा। आरव ने दहाड़ते हुए अपनी दाहिनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली केलांग की लोहे जैसी हथेली से टकराई। टकराना। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और आरव उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। वो खांसते हुए मुंह से खून की बूंदें बाहर निकाल रहा था। भाई बेई, फायर बॉस चिल्लाया। आखिर आरव को यहाँ आने के लिए कहने वाला वही था। अगर आरव को कुछ हो गया तो उसे जीवन भर अपराध बोध रहेगा। वाह! अचानक आरव ने मुंह से खून थूक दिया। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, इतना हैरान मत हो, मैं नहीं हारा हूँ। क्या? फायर बॉस चौंक गया और उसने तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यह असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। शे केलांग अभी भी वहीं खड़ा था। उसका बूढ़ा चेहरा विकृत हो गया था। उसके चेहरे पर सदमे और अंतहीन दर्द भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पूरा दाहिना हाथ पहले से ही सड़ चुका था। उसकी हथेली से लेकर कंधे तक की त्वचा फट गई थी और खून बह रहा था। उसके शरीर के कई हिस्सों में तो सफेद हड्डियां भी देखी जा सकती थी और वे टूटी हुई हड्डियां थीं। ये कैसे संभव है? घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। शे केलांग की आयरन सैंड पाम लोहे की छड़ को भी तोड़ सकती थी। आरव की हथेली पर वार करने के बाद उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लग सकती है? उसका पूरा हाथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो। यह एक भयानक दृश्य था। इसके बारे में क्या ख्याल है, बूढ़े आदमी? क्या आप हार मानते हैं? आरव ने पहले ही धीरे धीरे लड़ना शुरू कर दिया था। ताकत में अंतर के कारण उसे कुछ अंदरूनी चोटें भी लगी थी, लेकिन यह उसे हराने के लिए काफी नहीं था। आपने ये कैसे किया? शे केलांग की आवाज कांप रही थी। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तेज दर्द के साथ साथ उसे चक्कर भी आ रहा था और उसके पैर कमजोर पड़ गए थे। आखिरकार वो खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब वे खड़े बैठे तो युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। मैं एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हूँ। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को पीटना मेरे लिए बहुत आसान काम है। आरव मुस्कुराया और सख्ती से पेश आने लगा। उसे कठोर कार्यवाही करनी पड़ी क्योंकि वह जानवर जिसने शे केलांग की भुजा को तबाह कर दिया था, वो कैओस तलवार सार से ब्लैक ड्रैगन तलवार क्यूई था।
जब उनकी हथेलियां आपस में टकराईं तो ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड क्यूई फट गई और शी केलांग की बाह में जा घुसी। उसकी हड्डियां और मांस पूरी तरह नष्ट हो गए। ब्लैक ड्रैगन तलवार क्यूई उसके शरीर के अंदर तबाही मचा रही थी। ये सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था। इस रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं था। आरव को अपना मुंह बंद रखना पड़ा। असंभव, तुम्हारी ताकत मुझसे बहुत कमजोर है। तुम मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ नहीं हो। शे केलांग ने अपने दांत पीस लिए। उसने बहुत सारा खून खो दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं हूं, तुम हो, दूर जाओ। आरव ने ठंडी सांस ली। उसने अपना पैर उठाया और शे केलांग के चेहरे पर लात मारी। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। उसने अपना मुंह खोला और खून बहने लगा। दूसरे चाचा शी दबियाओ ने कुछ दूर से ही चिल्लाकर कहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आरव शियाओबेई से हार जाएगा। चिल्लाना बंद करो, मैं आ रहा हूं। आरव ने उसकी ओर देखा और दबियाओ की ओर चल दिया। मत आओ, मेरे पास मत आओ। दबियाओ बुरी तरह डर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे किसी भी पल जिंदा खा जाएगा। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कंधे पर लगी लोहे की रॉड ने उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उसे बहुत पसीना आ रहा था। पिछली बार कैसीनो में मैं इतना दयालु था कि तुम्हें जाने दिया था, लेकिन तुम मुझे इस तरह से चुकाओगे। आज तूने मेरे भाई को कुचल दिया, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। आरव की आंखें ठंडी थीं। उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। उसका पूरा शरीर एक दबंग आभा बिखेर रहा था। तारांकन, दरार दरार दरार। तारांकन। जब उसके पैर ऊपर नीचे होते थे तो हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती थी। शे दबियाओ के हाथ पैर सब टूट गए थे। वो जीवन भर अपंग रहने वाला था। अंदर अपराधी, अपने हाथ बढ़ाएं, आप घिरे हुए हैं। जब आरव इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे शिकेलांग को अपंग बना देना चाहिए, तभी पुलिस अधिकारियों का एक समूह भरी हुई बंदूकें लेकर वहां आ धमका। पुलिस को किसने बुलाया? आरव दंग रह गया। वो केवल अपने हाथ ऊपर उठा सका। पुलिस अधिकारियों के नेता ने चारों ओर देखा कि आरव अकेला खड़ा था। उसने आदेश दिया, इस लड़के को पकड़ो, बाकी घायलों को अस्पताल भेजो। आरव थोड़ा उदास था, लेकिन वो विरोध नहीं कर सका। उसे हथकड़ी लगाई गई और पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। फिर उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। जैसे ही आरव को लेकर पुलिस की गाड़ी रवाना हुई, काले कपड़े पहने एक रहस्यमय आदमी गली के एक अंधेरे कोने से बाहर निकला। ग्रीन वाइन पुलिस स्टेशन, पूछताछ कक्ष 3। कोई व्यक्ति, बाहर में जाओ। तुमने मुझसे पूछताछ क्यों नहीं की? क्या तुम पागल हो? कोई व्यक्ति, मैं आपके चीफ से मिलना चाहता हूँ। आरव हताशा में चिल्लाया। वो लगभग 2 घंटे से यहाँ बंद था, लेकिन एक भी पुलिस अधिकारी नहीं आया। यहाँ तक कि उसका वफादार कुत्ता लियू क्वानफू भी नहीं आया था। इससे आरव बहुत चिंतित हो गया। समय बर्बाद करना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी चोटों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए 100 जड़ी बूटियों की औषधि का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यदि वो इसे अधिक समय तक खींचता रहा तो वो बीमार हो जाएगा। 100 जड़ी बूटियों की औषधि सर्वशक्तिमान नहीं थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का हाथ कट गया हो तो 100 जड़ी बूटियों की औषधि घाव को ठीक कर सकती है, लेकिन यह हाथ को दोबारा नहीं उगा सकती। दूसरे शब्दों में, यदि आरव बीमार हो जाए तो 100 जड़ी बूटियों की कोई भी औषधि उसकी मदद नहीं कर सकेगी। चीख अंततः पूछताछ कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। एक जोड़ी सेक्सी लंबी टांगे कमरे में घुस आए। उसकी त्वचा जैद की तरह गोरी और चिकनी थी। आरव की आंखें चमक उठी। जैसा कि कहा जाता है, सुंदरता पैरों पर निर्भर करती है। पैर को देखकर आरव को पहले ही पता चल गया था कि जो व्यक्ति आया है वो निश्चित रूप से सुंदर है। लेकिन जब आरव ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जो अभी अभी आया था, तो उसकी आंखें घूम गईं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वो व्यक्ति था जिसे आरव सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता था। 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्टर लुओ। जैसे ही उसने उसे देखा, आरव को समझ आ गया कि इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद लियू क्वानफू ने उसके पास आने की हिम्मत क्यों नहीं की। जाहिर है, उसे इस महिला द्वारा आदेश दिया गया था। 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्टर शाही दूत जैसा था। यहाँ तक कि लियू क्वानफू भी उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आरव जियाओबेई, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, लुओ पुती ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने यह नहीं देखा, आप खुश नहीं हैं। आरव ने अपने होंठ दबाए और कहा, अधिकारी, मुझे पेशाब करना है, क्या आप मुझे पहले पेशाब करने देंगे? अपनी गांड में पेशाब करो, बेहतर होगा कि आप अपना व्यवहार ठीक रखें। लुओ एक हिमखंड की तरह था, जिसमें मानवता का एक भी अंश नहीं था। पिछली बार मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं खोज पाया था। चलो देखते हैं कि मैं आज तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूँ। तुम क्या चाहते हो? आरव सचमुच घबरा गया था। यद्यपि यह महिला सुंदर थी, फिर भी उसके हर शब्द और हर कार्य से आरव को खतरे का एहसास होता था। दुर्भाग्यवश उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दाफेग आभूषण की चोरी, वेन परिवार के नरसंहार और जियांगू की जहरीली मधुमक्खियों के गायब होने से संबंधित हैं, जिनके बारे में मैंने हाल ही में पता लगाया है? लुओ आरव के करीब चली गई और नीचे झुक गई। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें आरव की आंखों में घूर रही थी। बड़ी बहन, आप जरूर गलतफहमी में हैं। मैं आज कुछ गुंडों से लड़ रहा था। आपने जो बातें कही उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आरव ने कहा। मैं गुंडों के बीच झगड़े से परेशान नहीं हो सकता। लुओ पुती आरव शियाओबेई के करीब गए और गंभीर स्वर में कहा, आप उन स्थानों पर पाए जा सकते हैं जहां 3 मामले हुए थे। यह निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है। गलत। आरव को अचानक से गहरी सांस निकलने में दिक्कत हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो डर गया था, बल्कि इसलिए कि लुओ पुती उसके बहुत करीब था। अगर वो नीचे देखता तो उसे लुओ पुती के स्तन साफ दिखाई देते। खास तौर पर वह था बर्फ सी सफेद घाटी। आरव की आंखें उसमें समा जाने वाली थीं। लुओ ने आरव शियाओबेई की आंखों में देखा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या वो झूठ बोल रहा है। अचानक उसने महसूस किया कि आरव शियाओबेई की आंखें बेहद विकृत हो गई थीं।
हरामी, आप कहाँ देख रहे हैं? अगर तुम मरना चाहती हो तो बस इतना ही कह दो। लुओ खड़ा हुआ और उसके कॉलर को धक दिया। बड़ी बहन, तुम्हें समझदार होना होगा। मैं हिल नहीं सकता क्योंकि मुझे हथकड़ी लगी हुई है। तुम ही मेरे पास आए थे, तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? आरव ने कहा। क्या मैं अपनी इच्छा से आपके पास आया हूँ? लुओ इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम नहीं जान पाओगी कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। बड़ी बहन, तुम कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। मैं तुम पर हिंसा का मुकदमा चलाऊंगा। आरव घबरा गया था, वो घायल हो गया था। वो लुओ की यातना को कैसे झेल सकता था? अगर तुम चाहो तो मुझ पर मुकदमा कर दो, देखते हैं तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन करता है। लुओ को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। यह मत भूलिए कि वो एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थी। सांस, अरे हाँ, मेरे पास अभी भी समृद्धि का एक बंदर फर है। इस महत्वपूर्ण क्षण में आरव को अचानक याद आया कि उसकी जेब में अभी भी समृद्धि का एक बंदर फर है। वो इसका इस्तेमाल शेर दबियाव से निपटने के लिए करने की योजना बना रहा था। अब वो इसका इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए कर सकता था। लेकिन उसे क्या बदलना चाहिए? यह एक पुलिस स्टेशन था। अगर वो विज्ञान के खिलाफ कुछ बन जाता तो आरव को एलियन समझकर शोध के लिए विच्छेदन के लिए भेजा जा सकता था। समझ गया। आरव का दिमाग चमक उठा। उसने तुरंत अपने दिल में कहा, जल्दी करो, मुझे नींद का कीड़ा बनाओ, इस औरत को नीचे रखो। तारानकन। फिर उसने अपनी जेब में फूंक मारी। लुओ को अचानक अपने कान पर खुजली महसूस हुई। तभी उसे नींद की तेज लहर ने जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कमजोर महसूस होने लगा। उसकी पलकें बंद होने की कोशिश करती रहीं। मेरे साथ गलत क्या है? लुओ अब और नींद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो लड़खड़ाती हुई मेज पर पहुंची। जैसे ही उसका नितंब कुर्सी पर टिका, वो मेज पर ही सो गई। डिंग। समृद्धि के बंदर फर का प्रभाव समाप्त होने में 10 मिनट बाकी है। लानत है, ये समय सीमा बहुत ज्यादा है। आरव ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत चिल्लाया, कोई कोई व्यक्ति, मैं आपके चीफ से मिलना चाहता हूँ। भाई बेई, चिल्लाओ मत। लियू क्वानफू दरवाजे के बाहर से अंदर आया। उसने घबराते हुए कहा, मैं बाहर से देख रहा था, मुझे डर है कि यह महिला तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकती है। जल्दी करो, मेरी हथकड़ी खोलो और मुझे मेरा फोन दो। आरव ने अधीरता से कहा। ठीक है। लियू ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। आरव ने फोन लिया और 100 हर्ब्स पोशन की एक बोतल पी ली। आखिरकार आरव को बेहतर महसूस हुआ। भाई बेई, तुमने इस औरत को कैसे नीचे गिरा दिया? लियू ने आश्चर्य से पूछा। वो बहुत मजबूत है। वो अभी सो रही है, वो जल्द ही जाग जाएगी, आरव ने कहा। तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो? स्वर्गीय कुत्ता बिस्किट का उपयोग करें? लियू ने पूछा। मेरे पास केवल एक बिस्किट बचा है, मैं इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा भले ही यह महिला हमेशा मेरे खिलाफ रहती है, लेकिन वह इस मामले के लिए ऐसा कर रही है। उसके इरादे अच्छे हैं। उसे पागल बनाने के लिए स्वर्गीय कुत्ते बिस्किट का उपयोग करना उचित नहीं है। तो मुझे तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। अगर नहीं तो जब वो बाद में जागेगी तो हम खुद को समझा नहीं पाएंगे, लियू ने शर्मिंदगी से कहा। इंतजार। आरव ने आंखें मूंद ली और दुष्टता से मुस्कुराया। भले ही मैं नहीं चाहता कि वो अपना दिमाग खो दे, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता। इसके बाद आरव आगे बढ़ा और लुओ के शरीर के ऊपरी हिस्से को मेज पर खींच लिया। भाई बे, क्या तुम यहाँ ऐसा करने जा रहे हो? लियू ने घबराकर कहा। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। तारानकन लुओ के नितंबों से तेज और स्पष्ट आवाजें आती सुनी जा सकती थी। मत करो, तुम बुरे हो, बुरे आदमी हो। लुओ मेज पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और माथा पसीने से लथपथ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके लाल होंठ गर्म हवा छोड़ रहे थे। वो थोड़ी कर्कश आवाज में करा रही थी, मुझसे झगड़ा करने का यही अंजाम होगा। इतना अहंकारी होने का यही परिणाम है। पूरे दिन चेहरे पर ठंडापन बनाए रखने का यही नतीजा होता है। आरव लुओ के नितंब पर अपना असंतोष निकालने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। लियू का चेहरा लाल हो गया था और उसने शर्मिंदगी से कहा, भाई बेई, क्या आप इसी तरह की बात कर रहे हैं? अगर मैं इस तरह से काम नहीं करूं तो और क्या कर सकता हूं? आरव को झटका लगा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अरे तुम बहुत गंदे हो। मैंने उसकी गांड पर चांटा मारा। ये बस एक छोटा सा बदला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसके साथ सोने जा रहा हूं? आरव ने लियू की तरफ आंखें घुमाई और लुओ के नितंब पर थप्पड़ मारना जारी रखा। थप्पड़ मारने की आवाज जोरदार और साफ थी। आरव ने लियू की तरफ आंखें घुमाई और घृणा से लियू की तरफ आंखें घुमाई। भाई बेई, आपने ये स्पष्ट नहीं किया, लियू ने शर्मिंदगी से कहा। यहाँ बहाने मत ढूंढो, तुम्हारे दिमाग को डिटर्जेंट पाउडर से धोना होगा। तुम बहुत गंदे राक्षस हो। आरव ने मुंह बनाया। अंततः वो संतुष्ट हो गया। उसने लुओ को वापस कुर्सी पर बिठाया और यह सुनिश्चित किया कि वो पीछे कोई निशान न छोड़े। मुझे हथकड़ी लगा दो, वो जागने वाली है। आरव कैदी की कुर्सी पर वापस बैठ गया। लियू ने उसे हथकड़ी लगाई और पूछताछ कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद समृद्धि के बंदर फर ने अपना असर खो दिया और लुओ आखिरकार जाग गई, लेकिन उसकी नाजुक भौहें एक साथ कसकर जुड़ी हुई थीं। उसका छोटा सा नितंब दर्द से क्यों जल रहा था? लुओ ने सबसे पहले आरव की ओर देखा, लेकिन वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक हानिरहित भाव था। अजीब। लुओ बहुत हैरान थी, लेकिन वो खुद को नितंब दर्द जैसी शर्मनाक बात के बारे में पूछने के लिए तैयार नहीं कर सकी। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि उसे अपने मन में ये बात स्पष्ट रूप से याद थी कि उसने एक बुरा सपना देखा था। उसके सपने में आरव एक राक्षस की तरह था। उसने उसे टेबल पर दबा दिया, उसकी स्कर्ट फाड़ दी और उसके निषिद्ध क्षेत्र का उल्लंघन किया। रुकना। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मन में आने वाले शर्मनाक विचारों को रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसी हास्यास्पद बात कभी नहीं हो सकती। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो ये बूढ़ी औरत उस बदमाश को जरूर मार डालेगी। नहीं, मैं निश्चित रूप से उसका बधियाकरण कर दूंगा। लुओ पुती ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल में वो गुस्से में थी।
उसके शुद्ध शरीर को पहले कभी किसी पुरुष ने नहीं छुआ था, ओह सिवाय उस समय के जब आरव ने उसकी छाती को छुआ था। यह एक दुर्घटना थी, यह सही है, दुर्घटना। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। वो सच में दौड़कर आरव को पीटना चाहती थी। मैं कहता हूँ बड़ी बहन, क्या तुम पर्याप्त सो चुकी हो? अगर तुम पर्याप्त नींद ले चुके हो तो जल्दी से मुझसे पूछताछ करो, मुझे कल भी अपने गृहनगर वापस जाना है। आरव ने सीधे चेहरे से कहा। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम अपने गृहनगर क्यों जा रहे हो? मुझे मत बताओ कि वो सजा से बचने की कोशिश कर रहा है। लुओपुती ने भौहें सिकोड़ी। बड़ी बहन, अगर आपके पास सबूत है तो मुझे जेल में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे दोषी मत ठहराइए, मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगा, आरव ने गंभीरता से कहा। गुस्सा? हे, मैं तो बहुत डर गया हूँ, लुओ ने विनम्रतापूर्वक कहा। तुम मुझसे नाराज भी हो तो क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी गांड पर थप्पड़ मारूंगा? आरव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गांड पर थप्पड़ मारूं? आप? लुओ ने आरव को घूर कर देखा। वो इस बात पर यकीन कर लेती अगर आरव को कैदी की कुर्सी से हथकड़ी नहीं लगाई गई होती। उसकी गांड अभी भी दर्द कर रही थी। लुओ इतनी परेशान थी कि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, बकवास बंद करो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपने गृहनगर क्यों जा रहे हो? मैंने शहर में कुछ पैसे कमाए हैं, मैं अपने माता पिता को जीवन का आनंद लेने के लिए यहाँ लाना चाहता हूँ। क्या मुझे ऐसा करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? लुओ ने कहा। विश्वास करो या न करो यह आप पर निर्भर है, वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझे हिरासत में नहीं ले सकते। यहाँ आओ और मेरी हथकड़ी खोलो, मैं घर जाना चाहता हूँ, आरव ने अधीरता से कहा। लुओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि उसे चुनौती दी जा रही है। हाँ, मैं तुम्हें हिरासत में नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गृहनगर वापस जा सकती हूँ। अब आरव ने जब ये सुना तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। बड़ी बहन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं अपने माता पिता को लेने घर जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या हो रहा है? तथ्य शब्दों से अधिक बोलते हैं। जब तक आप मुझे आपका अनुसरण करने देंगे, मैं साबित कर सकता हूँ कि आप निर्दोष हैं। दूसरी ओर तुम्हारा विवेक दोषी है, इसीलिए तुम भाग रहे हो, लुओ ने कहा। आरव ने भौहें सिकोड़ी और कुछ देर तक सोचता रहा। वो वास्तव में अपने माता पिता को लेने घर जा रहा था। अगर वो लुओ को उस पर शक करना बंद करवा सके तो उसे अपने पीछे आने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पीछे आने दे सकता हूँ, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि तुम एक पुलिस अधिकारी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता तुम्हारे बारे में चिंता करें, आरव ने कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, इस तरह तुम्हारे माता पिता मेरे बारे में चिंता नहीं करेंगे, कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। क्या ये ठीक है? लुओ के होठों पर मुस्कान आ गई। वो एक बिल्ली की तरह थी जो कोने में छिपे चूहे को पकड़ने जा रही थी। उसने जो देखा उससे तो यही लग रहा था कि आरव बस भाग जाना चाहता था। तथाकथित माता पिता तो वहां थे ही नहीं। गर्लफ्रेंड? आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाई। क्या इस तरह की प्रेमिका वास्तव में उसे परेशान करने के लिए नहीं थी? क्या मैं तुमसे मेरा फायदा उठाने के लिए कह रहा हूँ? क्या तुम तैयार नहीं हो? लुओ की आवाज ठंडी थी। मैं तैयार हूँ, जब तक तुम मेरी बेगुनाही साबित कर सको, आरव ने आह भरी। जब वो किसी और की छत के नीचे था तो उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद लुओ ने आरव के हमले के मामले को आगे नहीं बढ़ाया। शहर के पश्चिमी हिस्से में गैंगस्टरों के बीच बहुत सारे झगड़े थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो उन सभी का पीछा कर सके। अगले दिन दोपहर में वहां से जाने पर सहमति बनने के बाद आरव को पुलिस थाने से रिहा कर दिया गया। वे दोपहर में प्रस्थान करने के लिए इसलिए सहमत हुए क्योंकि आरव को पहले से कुछ तैयारियां करनी थी। अगली सुबह जल्दी आरव जियांगियों की तलाश में गया। उसने उसे स्पिरिट केज और सानजांग की 2 जादुई वस्तुएं दी। उसने उससे बुरी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करने के लिए कहा। यह एक अच्छा काम था जिससे उसे योग्यता अंक मिल सकते थे। जियांगियों ने खुशी खुशी इस पर सहमति जताई। फिर आरव दवा बाजार गया। उसने बहुत सारी दवाएं खरीदी। उसने एक हिस्सा यूनेन पाउडर और एक हिस्सा खुजली का पाउडर बनाया। उसने उन्हें एक छोटी बोतल में डाल दिया। फिर उसने अपने द्वारा तैयार किए गए सभी आभूषणों को एक चमड़े की सूटकेस में पैक किया और उसे अपनी कार की डिक्की में रख दिया। इस बार उन्होंने बेंटले टोयोटा कार चलाई, एक एसयूवी के रूप में। ये काफी विशाल था। आरव ने इसमें 2 धातु की छड़ें भी ठूंस दी। वो दोपहर में लुओ को लेने के लिए गाड़ी चला कर गया। फिर वे दोनों चल पड़े। लड़की ने आज साधारण पोशाक पहन रखी थी। उसने एक पतली फिटिंग वाली जीन्स पहनी थी जो उसकी लंबी टांगों को कसकर पकड़ रही थी। उसने एक कुरकुरी सफेद टी शर्ट पहनी थी। उसने अपने कंधे पर एक छोटा चमड़े का बैग लटका रखा था। उसमें एक युवा ऊर्जा झलक रही थी। वो एक हिमखंड की तरह ठंडी थी। रास्ते में आरव ने 7-8 बार पीछे के शीशे से उसे देखा। स्वर्ग क्लब में भाई रक्त कबूतर, मुझे खबर मिली है कि आरव ग्रीन वाइन सिटी छोड़कर चला गया है। वो अपने गृहनगर वापस जा रहा है। वेंतियानडो स्वास्थ्य सेवा कक्ष में भाग गया। आपकी योजना क्या है, मुझे बताओ। ब्लड डव एक विदेशी लड़की के साथ सेक्स कर रहा था। उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। आरव गांव एक पहाड़ी इलाके में स्थित था। हालांकि यह ग्रीन वाइन सिटी से केवल 500 किलोमीटर दूर था, फिर भी वहां कई ऊबड़ खाबड़ सड़कें और चट्टानें थीं। आरव गांव की गति बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकी। इसे पूरा करने में 6 से 7 घंटे लगने थे, लेकिन यात्रा पूरी करने में कम से कम 10 घंटे लग गए। जब रात के 8 बज रहे थे तब वे केवल 1/3 रास्ता ही तय कर पाए थे। दोनों ने रात का खाना खाने के लिए सड़क के किनारे एक छोटा सा रेस्तरां ढूंढा। लुओ 2 को और खाना खाने के बाद रेस्तरां से बाहर चला गया। मुझे एक फोन करना है। आरव को उससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने बस अपना सिर अपने खाने में दबा लिया। मुख्य निरीक्षक, आप मुझे इस समय क्यों बुला रहे हैं? लुओ का चेहरा गंभीर था। सिस्टम ने पता लगाया है कि आप ग्रीन वाइन सिटी से बहुत दूर हैं। बेशक, मुझे पूछना होगा। फोन के दूसरी तरफ की आवाज बहुत सख्त थी। मैं दाफेग आभूषण चोरी मामले की संदिग्ध की तलाश कर रहा हूँ, लुओ समझाने ही वाला था।
बेवकूफ, मुख्य निरीक्षक ने उसे बीच में टोकते हुए चिल्लाया, आभूषण चोरी के मामले की जांच करना तो बस मामले को छुपाने का एक बहाना है। यदि आप असली मिशन पूरा नहीं कर सकते तो आपको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मैं समझ गया, मैं निश्चित रूप से लापता बच्चे की तलाश करूंगा। चिंता मत करो, मुख्य निरीक्षक। लुओ ने दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर देखा। आप अपने दम पर हैं। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने केवल 4 शब्द कहे और फिर सीधे फोन काट दिया। मैं खाना खा चुका हूं, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी आरव तेजी से बाहर भागा और कार में वापस आ गया। लुओ थोड़ा नाराज थी, वो अब और खाना नहीं चाहती थी, वो उसके पीछे चली गई। लेकिन जब वो कार में बैठी तो उसे चक्कर आने लगा। कुछ सेकंड बाद वो बेहोश हो गई। बड़ी बहन, सुंदर लड़की, दुष्ट कुतिया। आरव ने लुओ के चेहरे पर थपथपाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो अभी भी चिंतित था। उसने उसकी सेक्सी लंबी टांगों को छुआ, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, चेतावनी, मेरा पाउडर बहुत उपयोगी है। आरव मुस्कुराया। उसने अपना सेलफोन निकाला और 3 लोगों का लाल गिफ्ट समूह खोला। लाल गिफ्ट छीनने का सत्र फिर से चल रहा था। आरव इसे मिस नहीं कर सकता था। उसे डर था कि लुओ उस पर शक करेगा, इसलिए उसने लुओ को सुलाने के लिए कार पर कुछ पाउडर छिड़का। साथ खजाने की सुगंधित थैली की सुरक्षा के कारण आरव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने दांत बींचे और स्क्रीन पर क्लिक किया। मैं इसे छीन लूंगा, मैं इसे छीन लूंगा, मैं इसे छीन लूंगा। डिंग, बधाई हो, आपने मेंग पो का लाल गिफ्ट छीन लिया है और मेंग पो सूप के 2 कटोरे प्राप्त किए हैं। इसे आपके खजाने की पेटी में संग्रहित किया गया है। 3 मिनट की लड़ाई के बाद आरव को अंततः अपना पहला शिकार मिल गया। वो खजाने का संदूक खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। डिंग, मेन पो सूप। असहायता के पुल को पार करने के लिए मेन पो सूप पिएं। इस जीवन को भूल जाओ और पुनर्जन्म लो। नोट, भूलने की संभावना को कम करने के लिए इसे पानी में मिलाकर पतला किया जा सकता है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? भाड़ में जाओ, क्या मेन पो के सूप को पानी में मिलाया जा सकता है? आरव ने आंखें मूंद ली और लुओ को बुरी नजर से देखा। क्या तुम उसे एक घूंट देना चाहते हो? उसे भूल जाने दो कि मैं कौन हूँ। हे गुंजन, इसी समय अचानक पीछे से कार के इंजन की आवाज आई। आरव ने पीछे के शीशे पर नजर डाली तो देखा कि एक संशोधित लैंड रोवर तेज गति से उसकी ओर आ रही है। पहाड़ी सड़क पर इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, कुछ गलत है? आरव बहुत सतर्क था। उसने तुरंत अपनी अग्नि और स्वर्ण नेत्रों को सक्रिय किया और सीधे सामने देखा। रक्त कबूतर। आरव चौंक गया। वेन तियांडर का शिक्स्यूंग, ब्लड डव, उनके पीछे कार की अगली यात्री सीट पर बैठा था। ड्राइवर बहुत कुशल था और उसे एक पेशेवर ड्राइवर होना चाहिए। अरे, मुझे और तेज दौड़ना होगा। आरव ने जल्दी से कार स्टार्ट की, एक्सीलेटर दबाया और आगे बढ़ गया। ब्लड डव 6000 लड़ाकू शक्ति वाला एक कुलीन योद्धा था। आरव भाग्यशाली थे कि पिछली बार उन्होंने उसे हरा दिया था, लेकिन यही चाल दोबारा काम नहीं करेगी। अगर आरव उसके द्वारा पकड़ा जाता तो वो निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाता। उनके पीछे लैंड रोवर पर ब्लड डव ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, उस चालाक कमीने ने मेरे 2 शिक्षियों को मार डाला। मैं उसे आज भागने नहीं दूंगा। उसके बगल में बैठा ड्राइवर भी हंसा और बोला, चिंता मत करो मास्टर डव, उस बच्चे की डिगमिगाती कार को देखो। वो आपकी ताकत से बुरी तरह डर गया है। अब वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। हे, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ब्लड डव गर्व से मुस्कुराया और बोला, वो बदमाश तो बस एक कूड़ा कचरा है। उसे मारना एक कीड़े को मारने से भी ज्यादा आसान है। तुम्हें ये काम स्वयं करने की क्या जरूरत है? मैं बस गैस पैडल पर पैर रखकर उसे चट्टान के किनारे खाई में फेंक सकता हूँ। वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ड्राइवर भयावह ढंग से हंसा। नहीं, ब्लड डव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे आगे चलो। मैं उस बच्चे को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ और उससे आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त करना चाहता हूँ। आध्यात्मिक वस्तु? कौन सी आध्यात्मिक वस्तु? ड्राइवर आश्चर्यचकित था। ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पता होने चाहिए। ब्लड डव की आवाज ठंडी हो गई। उसका पूरा आभामंडल अंधकार में और भयंकर हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं अब तुमसे आगे निकल जाऊंगा। ड्राइवर ने सांस फूली हुई महसूस की। उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर खंजर घोंपा गया हो। वो कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने गैस पैडल दबाया और कार की गति बढ़ा दी। उसकी ड्राइविंग स्किल्स आरव से कहीं बेहतर थी। उसने कार को सही तरीके से नियंत्रित किया और सनकरी सड़क पर एक खूबसूरत आग बनाया। उसने आरव की कार को सफलतापूर्वक ओवरटेक किया। उस बच्चे को रोकने के लिए मजबूर करो, ब्लड डव ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, ड्राइवर ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कार का अगला हिस्सा 180 डिग्री पर आरव की कार की तरफ मोड़ दिया। क्या बकवास है, उनकी ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छे हैं। आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसका प्रतिद्वंद्वी सड़क को अवरोध कर रहा था, जिससे उसे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक बार जब वो रुक गया तो उसे ब्लड डव जैसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। वो निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं नहीं रुक सकता। आरव ने अपना मन बना लिया। उसने अपना सेलफोन उठाया और समृद्धि का एक बंदर फर निकाला। मास्टर कबूतर, लगता है वो बच्चा रुकना ही नहीं चाहता, ड्राइवर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हें यह सिखाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। रक्त कबूतर अहंकार से चिल्लाया, उससे टकरा जाओ। हमारी कार एक संशोधित लैंड रोवर है। बम्पर और फ्रेम को मजबूत किया गया है। उसकी कार में टक्कर मारो और उसे स्क्रैप मेटल में बदल दो। हाँ, ड्राइवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के गैस पैडल दबाया और आरव की ओर दौड़ा। 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, दोनों कारों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। लेकिन आरव ने अपनी गति कम नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक शानदार लग्जरी कार से हमारी मॉडिफाइड लैंड रोवर को टक्कर मार दो? भाड़ में जाओ। हा हा हा। टक्कर से ठीक पहले ब्लड डव ने कार का हैंडल पकड़ लिया था। उसकी आंखें पागलपन और खून की प्यास से भरी हुई थीं। उसकी नजर में आरव बस रोमांच की तलाश में था। उसे आरव को मारने के लिए बस एक पल की जरूरत थी। तथापि कुछ ही क्षण बाद ब्लड डव को इतना सदमा लगा कि वो लगभग अपनी ही लार में दम घुटने लगा। मुझे एक टैंक कवच दे दो। आरव ने समृद्धि के बंदर फर पर फूंका।
पलक झपकते ही उनकी बेंटली कार एक टैंक से धक गई और सामने खड़ी लैंड रोवर से जा टकराई। डिंग। समृद्धि का बंदर फर 3 सेकंड में अपना प्रभाव खो देगा। 3 सेकंड पर्याप्त से अधिक है। जब बख्तरबंद टैंक दिखाई दिया तो दोनों वाहन पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। पोम। तारांकन एक धीमा विस्फोट सुना जा सका। ब्लड डव को केवल काला रंग ही दिखाई दे रहा था और दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। जिस मॉडिफाइड लैंड रोवर पर उसे इतना भरोसा था, उसे जोर से हवा में उछाला गया। इसने हवा में एक खूबसूरत चाप बनाया और सीधे एक असली रोलर कोस्टर बन गया। ब्लड डव और सवार की चीखों के बाद रोलर कोस्टर नीचे खाई में उड़ गया, जो कम से कम 1 से 200 मीटर ऊंची थी। ओह, आरव ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे लगा कि पूरी दुनिया में शांति है। बख्तरबंद टैंक गायब हो गया। उसकी बेंटले को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो स्थिर गति से आगे बढ़ती रही। अंधेरी खाई में संशोधित लैंड रोवर स्क्रैप धातु का ढेर बन गया था। चालक के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्लड डव का शरीर बहुत मजबूत था। वो किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर निकला तो उसका चेहरा खून से लथपथ था। बेशक उसके चेहरे पर भी उलझन भरी नजर थी। क्या हो रहा है? एक संशोधित लैंड रोवर को कैसे उड़ाया जा सकता है? क्या इस दुनिया में कोई न्याय है? क्या इस दुनिया में कोई कानून है? मैं इसका बदला जरूर लूंगा। रात शांत थी। अगली सुबह आरव गांव की विभिन्न चाचियां हमेशा की तरह गांव के प्रवेश द्वार पर बड़े पेड़ के नीचे एकत्र हुई। ये सुस्ती का मौसम था और उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। धूप सेकना, सूरजमुखी के बीज खाना, राज और ली के बारे में गपशप करना उनके दिन काफी आरामदेह थे। माँ, मैंने सुना है कि आपके बेटे को काउंटी में नौकरी मिल गई है, एक मोटी अधेड़ महिला ने पूछा। माँ ने गर्व से कहा, बेशक, मेरा बेटा महीने में 2000 युआन से ज्यादा कमा सकता है। वाह, ये तो बहुत है। हुजी बहुत आशाजनक है। उसके आसपास खड़ी औरतें चिल्ला उठी। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। आरव गांव जैसे गरीब गांव में 2000 युआन प्रति माह निश्चित रूप से उच्च आय थी। ओह ठीक है। बिग जियोंग कैसा है? मैंने सुना है कि वो पड़ोसी गांव के तियान न्यू के साथ अच्छे रिश्ते में है। क्या अब उनकी शादी का समय आ गया है? माँ ने पूछा। दाशियोग की माँ उत्साह से मुस्कुराई। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वे 2 महीने में शादी कर लेंगे। हम तब सबको शादी की दावत देंगे। ये बहुत अच्छा है। बधाई हो, बधाई हो। आसपास की भीड़ फिर से उत्साहित होकर हंसने लगी। युवा पीढ़ी की नौकरियां और साथी हमेशा ऐसे विषय थे जिनके बारे में बात करते हुए आंटियां कभी नहीं थकती थीं। वैसे जियाओबेई की माँ, जियाओबेई सितंबर में सीनियर हो जाएगी, है ना? क्या तुम्हें अभी तक इंटर्नशिप मिल गई है? हुजी की माँ ने पूछा। भीड़ के किनारे एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसके बाल थोड़े सफेद थे, सिर झुकाए एक मोटे कपड़े पर पट्टी बांध रही थी। किसी के बुलाने पर उसने सिर ऊपर उठाया। मुझे काम के बारे में कुछ नहीं पता। जब जियाओबेई छुट्टियों से वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। उसका नाम राजचुए था। वो आरव की माँ थी। मुझे मत बताओ कि तुम्हें यह नहीं मिला। हुजी की माँ ने अपनी भौहें उठाई और दिखावटी ढंग से कहा, तुम्हारा जियाओबेई एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है। मेरे हुजी ने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, लेकिन वो पहले से ही 2000 युआन प्रति माह कमा सकता है। लगता है मेरा हुजी वाकई बहुत होनहार है। राजची एर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे किया और सिलाई जारी रखी। जियाओबेई की माँ, क्या आपके जियाओबेई की कोई गर्लफ्रेंड है? तुम एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए शहर से कोई बहू ढूंढी है? दा जियोग की माँ ने कड़वाहट से पूछा। नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। राजची एर कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, दा शियोग की माँ, आप पड़ोसी गांव के लोगों से परिचित हैं। क्या आप हमें शियाओबेई से किसी को मिलवाने में मदद कर सकती हैं? दा शियोग की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपके परिवार की स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि वे इसमें रुचि नहीं लेंगे। हमारे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जियाओबेई बहुत होनहार है। मुझे यकीन है कि लड़कियां उसे पसंद करेगी। राजची एर ने सिलाई कर रहे कपड़े को नीचे रख दिया और गंभीरता से कहा, आपका भविष्य कैसा है? जब से वो विश्वविद्यालय गया है, वो लगभग तुम्हारे और ओल्ड आरव के बारे में भूल गया है। मुझे यकीन है कि वो ये भी नहीं जानता कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ, है ना? दा जियोग की माँ ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। राजची एर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने शियाओबेई को इस बारे में नहीं बताया। मैं इसका असर उसकी पढ़ाई पर नहीं पड़ने देना चाहता। आप इसे कुछ समय के लिए छिपा सकती हैं, लेकिन आप इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकती। आपके पति ने गांव के मुखिया को नाराज कर दिया है। भविष्य में उनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। हुजी की माँ ने भी आग में घी डालने का काम किया। तभी गांव के प्रवेश द्वार से एक BMW कार आई और भीड़ के पास रुकी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जो अमीर महिला की तरह कपड़े पहने थी, कार से उतरी। फिर एक युवक और एक युवती उतरे। उन तीनों के चेहरों पर अहंकार के भाव थे। अमीर महिला आगे बढ़ी और बोली, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। हमने काउंटी शहर में एक होटल बुक किया है। मैं ये बात साफ कर दूं, अगर गिफ्ट 300 युआन से कम है तो मत आना। आओ आओ आओ, ये गांव के मुखिया का बड़ा दिन है, बेशक हमें आना होगा। मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं का समूह मुर्गियों की तरह दाना चुगने पर सिर हिला रहा था। BMW से बाहर निकले 3 लोग गांव के मुखिया, आरव बा की पत्नी सु यानफेन, उनके बेटे आरव वांग और उनकी बहू मालेरोग थे। आरव बा, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, आरव परिवार के गांव का तानाशाह था। जो कोई भी उसे अपमानित करता था, उसकी जिंदा खाल उधेड़ दी जाती थी। उसकी पत्नी और बेटा हमेशा अहंकारी रहे और यह सोचते रहे कि वे दूसरों से बेहतर हैं। बड़ी बहन सु, बड़ी शियोग भी शादी कर रही है। मैंने अभी अभी सबको इसके बारे में बताया है, इसलिए मैं तुम्हें भी बता रही हूँ। समय आने पर मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजूंगी। दा जियोग की माँ ने आदरपूर्वक कहा, मैंने इस बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि दा जियोग को पड़ोसी गांव की वो मोटी लड़की क्यों पसंद है। उसका स्वाद बहुत खराब है। सु यानफेन ने अहंकार से कहा, मेरी रोमरोग को देखो, वो काउंटी शहर का फूल है।
उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है और वो सुंदर है, वो सबसे अच्छी बहू है। ये सुनकर मालेरोग ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। कहने की जरूरत नहीं कि यह छोटी सी महिला बहुत सुंदर थी। बिग जियोनिक की मां शर्मा गई और अवाक रह गई। बहन सू सही कह रही है, मिस रोमरोग वास्तव में एक सुंदर महिला है। हुजी की मां ने मुस्कुराते हुए चेहरे पर खुशी जताई। आंटी, आप सच में बात करना जानती हैं। मैं अपने पिता से दाजियो को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए कहूंगी। मां लेरोग गर्व से मुस्कुराया। तुम दाजियो को जानते हो? दाजियो की मां चौंक गई। हाँ, मेरे पिता ने दाजियो को सुरक्षा गार्ड के रूप में काम पर रखा था क्योंकि उनकी फैक्ट्री में गार्ड कुत्ता मर गया था। मां लेरोग पाखंडी ढंग से मुस्कुराया। दाशियो की मां को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। उसे अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म आ रही थी। ठीक है, संदेश पहुंचा दिया गया है। चलो जल्दी से चलते हैं और चलते हैं। इन नीच लोगों के साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। आरव वांग ने अधीरता से आग्रह किया। यह आदमी अपनी मां और पत्नी से भी ज्यादा क्रूर था। उसने अपमान की बौछार से शुरुआत की। नीच लोग शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी आंटियां भड़क उठी। वे दौड़कर उसके दिखावटी चेहरे पर तमाचा मारना चाहती थी। दुर्भाग्यवश किसी ने भी इस बारे में कुछ करने का साहस नहीं किया। वो रूम तभी एक काले रंग की एसयूवी उनकी ओर आई। बेंटले। आरव वान का जबड़ा खुला रह गया। क्या गलत? क्या वो कार महंगी है? सु यानफेन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या उस एसयूवी से 8 BMW खरीदी जा सकती है? उसके सभी दोस्त दंग रह गए। आरव गांव में आरव वान की BMW सबसे शानदार कार थी, लेकिन उनके सामने वाली एसयूवी उससे भी महंगी थी। सभी आंटियां सही कीमत नहीं बता पाईं। उन्हें बस इतना पता था कि यह बहुत बड़ी रकम है। सभी लोग अपनी गर्दनें घुमाकर देखने लगे कि कार में कौन है। दरवाजा खुला और एक युवक और युवती कार से बाहर निकले। वो आदमी बहुत सुंदर था और एक आम किशोर आदर्श जैसा दिख रहा था। वो महिला और भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चेहरा बेदाग था और उसका शरीर लंबा और सेक्सी था। भीड़ को तो यह भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो पहली पत्नी की कोई दिव्य युवती थी। इस नश्वर संसार में इतनी सुंदर स्त्री कैसे हो सकती है? आरव वांग की आंखें उस पर चिपकी हुई थी और वो लार टपका रहा था। इस महिला की तुलना में उसकी पत्नी मां लेरोग एक कूड़े के टुकड़े की तरह थी। मां लेरोग और सु यानफेन ने आरव वांग के हाव भाव देखे, लेकिन वे अवाक रह गए। वो महिला बहुत ही खूबसूरत थी। वो इतनी सुंदर थी कि उन लोगों में उस पर टिप्पणी करने का साहस भी नहीं था। इतनी सुंदर स्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला वो सुंदर युवक अवश्य ही असाधारण व्यक्ति होगा। हर कोई आदर से भरा हुआ था और उसे ठेस पहुंचाने का कोई साहस नहीं कर रहा था। जियाओ बेई, तुम वापस क्यों आए हो? तभी राजचुई एर अचानक उठ खड़ा हुआ और चला गया। माँ, आरव ने उसकी बांह पकड़ ली, मुस्कुराया और कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैं तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहता था। बकवास, मैं अपने ही बेटे को कैसे नहीं पहचान सकता? उसकी माँ ने अपने बेटे को देखा और आश्चर्य से बोली, लेकिन फिर भी तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारी त्वचा लड़कियों से भी बेहतर है। आरव को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। आप मेरी तुलना इस तरह कैसे कर सकते हैं? मैं एक असली आदमी हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बदल गया है। तुम पहले कभी मेरे साथ मजाक नहीं करते थे। उसकी माँ ने भौहें सिकोड़ी। मेरा बेटा अधिक खुशमिजाज हो गया है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? आरव मुस्कुराया। उनकी त्वचा और व्यक्तित्व ही एकमात्र ऐसी चीजें नहीं थीं जो बदल गईं। अच्छा, बिल्कुल, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसी दिखती हो। उसकी मां मुस्कुराई। उसकी आंखें बिना शर्त मात्र प्रेम से भरी थीं। उसी समय आसपास के सभी लोग अचंभित रह गए। उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि मुट्ठी अंदर समा सकती थी। चाहे उनके दिमाग में कितना भी बड़ा छेद क्यों न हो, वे कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि उनके सामने एक खूबसूरत महिला के साथ शानदार कार चला रहा युवक वही आरव शियाओबेई होगा जो आरव गांव से निकला था। क्या इस बच्चे को जैकपॉट मिल गया? यह अविश्वसनीय था। जियाओबेई, तुमने अभी तक मेरा परिचय नहीं कराया है। ये कौन है? मां की मां लुओ को देखते हुए थोड़ी घबरा गई। इससे पहले कि आरव कुछ कह पाती, लुओ ने अपना परिचय दिया। हाय आंटी, मेरा नाम लुओ है। मैं आरव की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या दोस्त? जैसे ही उसने ये कहा, चोय सहित सभी लोगों के दिल हिंसक रूप से कांपने लगे। ये देवी आरव की प्रेमिका है। अरे बाप रे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसी सुंदरी को रिझाना लॉटरी जीतने से भी अधिक कठिन था। इस साल आपकी उम्र कितनी है? ये सुनकर कि यह उसके बेटे का प्रेमी था, राजची एर ने पूछने का साहस जुटाया। इस साल मैं 24 साल का हो गया हूँ, लुओ पुती ने कहा। ठीक है, जब एक महिला 3 साल बड़ी हो जाएगी तो वो एक सोने की ईंट को गले लगाएगी। मेरी जियाओबेई 21 साल की है। ची ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप जीविका के लिए क्या करते हैं? मैं एक सिविल सेवक हूँ और मैं वर्तमान में ग्रीन वाइन सिटी में काम कर रहा हूँ। लुओ पु तैयार था। ठीक है, सिविल सेवक होना अच्छा था। सूखे या बाढ़ के बावजूद आय की गारंटी वाला लौट चावल का कटोरा, ये बहुत अच्छा है। ची एर इतनी खुश थी कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जितना ज्यादा वो लुओ को देखती, उतना ही उसे वो पसंद आता। बड़े स्तन, उसका पिछवाड़ा भी बड़ा था। वो भविष्य में निश्चित रूप से अच्छे बच्चे को जन्म देगी। अच्छा, आपसे अच्छी कोई बहू नहीं है। उफ, लुओ पुती दंग रह गई। उसके पास बातचीत जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर कि बर्फ दानव रानी पराजित हो गई, आरव बुरी तरह हंसा और उसने अपने मन में अपनी मां को 32 लाइक दिए। मिस, कृपया नाराज ना हो, हम गांव वाले सीधे होते हैं। मैं बहुत उत्साहित थी और मुझे नहीं पता था कि अपने मुंह पर कैसे नियंत्रण रखूं। राज की ची एर को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी और उसने तुरंत माफी मांगी। कोई बात नहीं आंटी, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लुओ हल्के से मुस्कुराई। वो आरव की मां पर गुस्सा नहीं थी। उसने बस आरव के पैर पर पैर रख दिया था जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये लड़की बहुत समझदार है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है कि जियाओबेई को इतनी अच्छी प्रेमिका मिल सकती है। हाँ, अगर मेरे बेटे को इस लड़की जितनी अच्छी लड़की कोई मिल जाए तो मैं नींद में भी मुस्कुराता रहूंगा। आधा, तुम बहुत लालची हो रहे हो।
अगर मेरी होने वाली बहू इस लड़की जितनी 1% भी अच्छी हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सातों चाची और 8 मौसियों ने एक के बाद एक चर्चा की और उनकी ईर्ष्या उनके शब्दों में स्पष्ट थी। ची एर भीड़ में खड़ी थी। उसने अपने बाएं हाथ से आरव का हाथ और अपने दाहिने हाथ से लुओ का हाथ पकड़ा हुआ था। वो बहुत गर्वित थी। आरव, क्या तुमने सचमुच लॉटरी जीत ली? तुमने सचमुच अपने आप को कुत्ते जैसा बना लिया है। आरव वांगसुई ने अजीब लहजे में कहा। सु यानफेन और मा लिरोग के चेहरे भी उदास थे। पहले तो वे तीनों शांत व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब आरव और लुओ ने सारी सुर्खियां बटोर ली थी। स्वाभाविक रूप से वे बहुत दुखी थे। मैं लॉटरी जीतने के लिए इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। मैंने बस एक छोटी सी जूलरी की दुकान खोली है, आरव ने सहजता से कहा। वास्तव में जब बपे की मात्रा छोटी आरव आभूषण की दुकान खुली तो ये ग्रीन वाइन सिटी की सबसे बड़ी आभूषण दुकानों में से एक होगी। लेकिन आरव इतना आलसी था कि वो इस घमंडी कमीने आरव वांग को अपनी बात समझाने में असमर्थ था। आभूषण की दुकान। आरव वांग ने अहंकार से मुस्कुराते हुए अपने कॉलर से एक जेड पेंडेंट निकाला और कहा, ये देखो, मेरी पत्नी ने मुझे यह आइस जेड मैत्रेय दिया है। मैंने इसे 5 लाख में खरीदा है। क्या आप इसे अपनी दुकान में रख सकते हैं? वाह, एक जेड पेंडेंट के लिए 5 लाख। जेड की गुणवत्ता को देखो। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके लिए 5 लाख एक अकल्पनीय रकम थी। 5 लाख, हे। आरव ठंडी हंसी हंसा और घृणा से बोला, एक के 5,000। मैं तुम्हें पूरी गाड़ी बेच दूंगा। क्या? माल निरोग ने यह सुना और तुरंत क्रोधित हो गया। कमीने, आपका क्या मतलब है? यह जेड पेंडेंट मेरा दहेज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि इसकी कीमत केवल 5,000 है? मैं आभूषण बेचता हूँ, हाँ, मैं ये कहने का साहस करता हूँ। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, या तो विक्रेता ने तुमसे झूठ बोला है या तुमने आरव वांग, इस बड़े बेवकूफ से झूठ बोला है। आरव ने जब ये कहा तो सुयानफेन भी चिंतित हो गई। उसने माँ लिरोग को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने सच में मेरे बेटे से 5,000 की कीमत वाली चीज के साथ झूठ बोला है? मेरे परिवार ने आपको सगाई के उपहार के रूप में 10 लाख रुपए दिए हैं। आपको ये स्पष्ट करना होगा। माँ, इस कमीने की बकवास मत सुनो। उन्होंने वास्तव में इस जेड पेंडेंट पर 5 लाख खर्च किए हैं। माँ लिरोग ने आरव पर चिल्लाते हुए कहा, कमीने, बोलने के लिए आपको सबूत की जरूरत है। यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। हे, तुम्हें सबूत चाहिए? अच्छा। आरव ने पलटकर अपनी कार की डिक्की से एक बड़ा सूटकेस निकाला। जब सूटकेस खोला गया तो उसमें सैकड़ों उत्तम आभूषण और जेड रत्न निकले। अरे बाप रे, जियाओ भी भाग्य बनाने जा रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे एक चुनने दो, मुझे एक चुनने दो। धन्यवाद जियाओ बेई, बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ बेई की माँ, आपने और ओल्ड आरव ने इतना अच्छा बेटा पाला है। सभी आंटियां इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने आरव को घेर लिया और गहने चुनने लगी। वे इतनी उत्साहित थी कि वे आरव को धन्यवाद देना चाहती थी और उसकी माँ की चापलूसी करना चाहती थी। जियाओ बेई की माँ, हमें बहुत खेद है कि हमने जियाओ बेई का नौकरी और गर्लफ्रेंड न होने के लिए मजाक उड़ाया। क्या आप हमें माफ कर सकती हैं? हुजी की माँ और जियोंग की माँ उसकी माँ से माफी मांगने के लिए दौड़ी। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ और अपना उपहार चुनो। ये शियाओबी की ओर से एक छोटा सा उपहार है, इसकी चिंता मत करो। उसकी माँ अच्छे मूड में थी, वो उनसे बहस नहीं करती थी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जियाओबी। हुजी की माँ और दाजियोग की माँ ने तुरंत उन्हें खुशी से घेर लिया। जल्द ही सभी ने अपने उपहार चुन लिए और उन्हें पारिवारिक विरासत की तरह अपने हाथों में थाम लिया। शियो की माँ ने एक जेड मैत्रेय उठाया और ऊंची आवाज में कहा, शियोबी बहुत उदार है। इस मैत्रेय जेड को देखें तो इसका सिर, रंग, गुणवत्ता, यह आरव के राजा से किसी भी तरह से खराब नहीं था। मैं चाहता हूं कि यह मेरी पारिवारिक विरासत बने और मैं इसे अपने पोते को सौंपूं। आंटी, आप अतिशयोक्ति कर रही हैं। मेरी दुकान में ये जेड मैत्रेय केवल 5,000 युआन के आसपास है। यह इतना महंगा नहीं है। आरव ने शांति से मुस्कुराया। इस साधारण वाक्य ने तुरंत ही इस ढोंगी तिकड़ी को गंभीर झटका दिया। माँ लिरोग, तुम्हें और क्या कहना है? सु यानफेन क्रोधित हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को 5,000 युआन का उपहार देकर मूड बनाने की? बस आप इंतजार करें। मेरे परिवार के भी काउंटी में संबंध है। बस अपने पिता की फैक्ट्री बंद होने का इंतजार करो। माँ नहीं, ये गलतफहमी है, यह एक गलतफहमी है। माँ लिरोग के पैर जेली में बदल गए। सु यानफेन आरव बा की पत्नी थी। आरव गांव का तानाशाह अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। जो कोई भी उसका अपमान करता था उसे कड़ी सजा दी जाती थी। क्या माँ, यह मेरी माँ है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेवकूफ जैसा व्यवहार करने की? हमें अब शादी करने की जरूरत नहीं है। आरव वांग ने अपनी गर्दन से जेड मैत्रेय को खींच लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। प्रिया, मुझे समझाओ। माँ लिरोग इतनी डर गई कि उसकी पैंट में पेशाब ही पेशाब हो गया। उसने हुजी की माँ की ओर देखा और बेचैनी से कहा, चाची, आप यहाँ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। मुझे कुछ कहने में मदद करें। मैं अपने पिताजी से हुजी का वेतन बढ़ाने और उसे सुरक्षा दल का कप्तान बनाने के लिए कहूंगा। हुजी की माँ ने उसे अनदेखा किया और आरव की ओर मुड़ी। उसने सम्मानपूर्वक कहा, आरव, यह मत सोचो कि मैं बेशर्म हूँ। तुम शहर में अच्छा काम कर रहे हो। क्या तुम अपने भाई को कोई नौकरी सुझा सकते हो? आरव ने शांति से कहा, मेरे पास कोई और काम नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरी दुकान पर सुरक्षा गार्ड बन सकते हैं। मासिक वेतन 4,000 है, साथ ही 5 बीमा और एक आवास निधि। अगर वो सीखने को इच्छुक है तो वो भविष्य में बिक्री भी कर सकता है और कमीशन प्राप्त कर सकता है। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद चाची, धन्यवाद। हुजी की माँ बहुत खुश हुई। उसने आरव को बहुत धन्यवाद दिया। हर कोई ईर्ष्या से भर गया था। आरव ने जो व्यवहार किया वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी माँ लिरोग की माँ ने माँ लिरोग की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, जाओ और अपना रक्षक कुत्ता पाल लो। मेरा टाइगर छोड़ रहा है। माँ लिरोग का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। वो आरव वांग की बांह पर लिप गई और चिल्लाई, पति, मेरी बात सुनो। अपनी माँ की बात सुनो। आरव वांग ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। तू कुतिया,
तूने इन नीच लोगों के सामने मेरा सारा मान गिरा दिया। बेहतर होगा कि तुम अब मेरी नजरों से दूर चले जाओ, अगर नहीं तो मैं किसी को बुलाकर तुम्हारा सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मैं माल निरोग जमीन पर गिर पड़ी। उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, वो जल्दी से वहां से भाग गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि आरव वांग एक बदमाश है, वो जो कहता है वो जरूर करता है। कुछ समय पहले पड़ोसी गांव की एक लड़की के साथ आरव वांग और उसके गुंडों ने बलात्कार किया था। आरव जियाओ बेई, आरव वांग की आंखें काली हो गईं। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शादी खराब कर दी, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने लुओपुती को कामुक नजरों से देखा। हे, आरव ने कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन ठंडी हंसी हंस रहा था। बेवकूफ, बर्फ के दानव राजा पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? आप वस्तुतः शौचालय में गंदगी ढूंढ रहे हैं। निश्चित रूप से लुओ की आंखें ठंडी हो गईं। अगर उसे आरव की आज्ञाकारी प्रेमिका होने का नाटक नहीं करना पड़ता तो वो पहले ही आरव वांग के विकृत चेहरे पर थप्पड़ मार चुकी होती। आरव वांग, चलो चले, हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। सु यानफेन आज जितनी शर्मिंदा थी उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। वो भीड़ से दूर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। आरव वांग ने आरव को घूरकर देखा, फिर वो सु यानफेन के साथ गाड़ी चलाकर चला गया। ये देखकर कि तीनों दिखावटी बदमाश हार गए हैं, वहां मौजूद हर कोई राहत महसूस कर रहा था। जश्न मनाने के कुछ पलों के बाद हर कोई आरव को अपने घर खाने पर आमंत्रित करने के लिए होड़ कर रहा था। हालांकि आरव ने उनमें से हर एक को अस्वीकार कर दिया। वो बहुत दिनों से घर नहीं गया था। स्वाभाविक रूप से वो घर जाने के लिए उत्सुक था। ये घर एस्बेस्टस टाइल्स की एक परत से बनाया गया था। लकड़ी की बाड़ एक छोटे से आंगन को घेरे हुए थी। यह आरव का घर था। पापा, मैं वापस आ गया हूँ। आरव ने अपनी कार आंगन के बाहर खड़ी की और सीधे घर के अंदर चला गया। जियाओ बेई, धीरे करो, तुम्हारे पिताजी अभी भी सो रहे हैं। उसकी मां का चेहरा बहुत घबरा गया। वो जल्दी से उसके पीछे भागी। लो की आंखें थोड़ी हिल गईं। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। उसने सोचा था कि आरव भाग जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव इतना अच्छा बेटा होगा। उसे यह भी संदेह था कि गहनों का डिब्बा चोरी हो गया है। हालांकि सावधानीपूर्वक जांच करने पर पता चला कि कोई भी गहना चोरी नहीं हुआ था। उसका दिल कांपने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आरव के साथ गलत किया हो? पापा, अचानक आरव घर के अंदर से चिल्लाया। लुओ का चेहरा बदल गया। वो जल्दी से घर में घुस गई। बेडरूम में आरव के पिता आरव जोपू बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा बहुत पीला दिख रहा था। उसके चेहरे और शरीर पर कई चोट के निशान थे। सबसे गंभीर चोट उसके दाहिने पैर पर थी। उसके पैर पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थीं। पट्टियों से खून पहले ही रिस चुका था। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि चोट बहुत गंभीर थी तथा कई दिनों से पट्टी नहीं बदली गई थी। क्या तमाशा चल रहा है? पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव ने अपने दांत पीस लिए। उसके पूरे शरीर से हिंसक आभा निकल रही थी। आरव, नाराज मत हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसकी मां ने चिंतित होकर कहा। आरव, अपनी मां को दोष मत दो। खांसी खांसी। आरव जोपू खांसने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। पिताजी, मेरा इंतजार करें, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। आरव जल्दी से बाहर भागा और अपने खजाने से 100 जड़ी बूटियों की औषधि की 10 बोतलें निकाली। फिर वो जल्दी से वापस भाग गया। उसने एक बोतल आरव जोपू को दे दी। ओह, ये कैसी दवा है? अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है। आरव जोपू ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके शरीर का सारा दर्द दूर हो गया। यह एक चमत्कार था। यह एक उपचारात्मक औषधि है जो मुझे ड्रैगन सिटी के एक पालौकिक गुरु ने दी है। आरव ने सहजता से कहा। फिर उसने गंभीरता से पूछा, पिताजी, अपने पैर को देखिए, क्या यह अभी भी दर्द कर रहा है? क्या आप सामान्य रूप से चल सकते हैं? टंग आउच। आरव जोपू ने अपना पैर हिलाते हुए ठंडी हवा का एक झोंका लिया। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, इस बार मेरी हड्डियां और मांसपेशियां चोटिल हो गई हैं। यह इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला है। अरे, आरव का दिल धड़क उठा। 100 जड़ी बूटियों की औषधि भी उसके पैर पर काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब था कि चोट पहले ही जड़ जमा चुकी थी। आरव ने तुरंत अपनी गोल्डन गेज फायरी आइस को सक्रिय कर दिया। उसकी त्वचा और मांसपेशियां पारदर्शी हो गईं। आरव स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी हड्डियों पर दरारें और कुछ टूटी हुई नसें किसी ऐसी चीज से अवरुद्ध थीं जो रक्त के थक्के जैसी दिख रही थी। 100 जड़ी बूटियों की औषधि केवल वर्तमान चोटों को ठीक कर सकती है, अतीत में छोड़ी गई चोटों को ठीक नहीं किया जा सकता। क्या तमाशा चल रहा है? आरव बहुत गुस्से में था। उसका शरीर किसी जंगली जानवर की आभा से पड़ रहा था। उसके पिता पहले स्वस्थ थे, उन्हें छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं होती थी, लेकिन अब वे बिस्तर पर पड़े हैं। अगर भविष्य में वे खड़े भी हो जाए तो भी वे अपाहिज हो जाएंगे। आरव को गुस्सा क्यों नहीं आता? चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आरव की मां थोड़ी देर के लिए झिझकी और धीमी आवाज में बोली, आधे महीने पहले तुम्हारे पिताजी अपने खेत के काम से वापस आए। उन्होंने आरव वांग और उसके कुछ गुंडों को पड़ोसी गांव की एक लड़की को परेशान करते देखा। तुम्हारे पिताजी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वे उनके पास गए और कुछ शब्द कहे। अंत में उनकी इस तरह पिटाई हुई। जानवर। आरव और लुओ ने जब उसकी बात सुनी तो एक साथ कोसने लगे। आरव अपने दिल में नफरत के कारण क्रोधित था। दूसरी ओर लुओ की सफलता उसकी व्यावसायिक प्रवृत्ति के कारण थी। ये स्पष्ट था कि आरव के राजा और उसकी प्रजा सभी निर्दयी जानवर थे। मैं उसे मार डालूंगा। आरव दहाड़ते हुए दरवाजे की ओर भागा। वो अब पहले जैसा काय किसान नहीं रहा। जो कोई उसके भाइयों पर पैर रखेगा उसके अंत काट दिए जाएंगे। जो लोग उसके परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाएंगे उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। आरव जोफू और राज ची एर जानलेवा आभा से चौंक गए। जियाओ बेई, मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। दंपति के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे का चरित्र इतना कठोर हो जाएगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे ये बात उससे छुपा कर रखनी चाहिए थी। ची एर की आंखें लाल हो गई और वो रोने के कगार पर थी। चाचा, चाची, चिंता मत करो,
मैं उसके पीछे जाऊंगा। लुओ पुती उसके पीछे दौड़ा। उसकी खेती आरव से बहुत ज्यादा थी। जब वे यार्ड में पहुंचे तो उसने आरव को रोक दिया। एक तरफ हटो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। आरव, शांत हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से उस जानवर के मामले की जांच करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे कानून द्वारा दंडित किया जाए। लेकिन अगर तुम कानून तोड़ोगे तो भी मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। लुओ का चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ था। उसने सख्ती से कहा, ठीक है, मैं पहले उस जानवर को मार डालूंगा, फिर तुम मुझे जैसे चाहो गिरफ्तार कर सकते हो। किसी भी हालत में आपकी नजर में मैं एक अपराधी हूँ। यदि आपको मुझे गिरफ्तार करने का मौका मिले तो आप खुद को जांच की परेशानी से बचा पाएंगे। आरव शियाओबेई ने हत्या करने की ठानी थी। अब शब्दों का समय नहीं है। यदि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? लुओ ने अपने होठों को दबाया और अपने स्वर को नरम करने की कोशिश की। अब आपको जो करने की जरूरत है वो बदला नहीं है। आपको अपने पिता की चोट को ठीक करने में मेरी मदद करने की जरूरत है। एक बेटे को यही करना चाहिए। आरव दंग रह गया। उसकी ठंडी निगाहें आखिरकार थोड़ी नरम पड़ गईं। तुम्हारे पास मेरे पिता को ठीक करने का कोई उपाय है? मैं एक्यूपंक्चर जानता हूँ। आपके पिता की चोट ठीक हो सकती है। लुओ ने सिर हिलाकर कहा। वास्तव में ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आरव की आंखें चमक उठी, मानो उसे उम्मीद दिख रही हो। उसने लुओ का हाथ पकड़ा और घर में घुस गया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब तक आप मेरे पिता को ठीक कर सकते हैं मैं अपना जीवन आपका ऋणी रहूंगा। चलो अंदर चले। सभी सद्गुणों में पितृभक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आरव की हरकत ने लुओ के दिल को छू लिया। उसने विरोध नहीं किया और उसे अपना हाथ पकड़ने दिया। वे घर लौट आए। आरव ने संक्षेप में उन्हें स्थिति समझाई। फिर लुओ ने अपने छोटे से हैंडबैग से चांदी की सुइयां निकाली। सिक्स डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के हर इंस्पेक्टर की अपनी अलग विशेषता थी। लुओ के पास चांदी की सुइयां थी, जिसका मतलब था कि उसे एक्यूपंक्चर की गहरी समझ थी। उसने धुंध हटा दी। लुओ के पतले हाथ ने एक के बाद एक चांदी की सुइयों को उठाया और एक विशेष तकनीक का उपयोग करके सुइयों को आरव के पैर में डाल दिया। आरव और उसकी पत्नी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि आरव को पता था कि लुओ ने हर सुई डालने के लिए अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब यह था कि उसकी साधना कम से कम क्यूई शोधन चरण पर थी, या उससे भी अधिक। अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों से आरव स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हर एक सुई लुओ की क्यूई को आरव के एक्यूपंक्चर बिंदुओं तक पहुंचा रही थी। क्यूई के उतार चढ़ाव के कारण एक्यूपंक्चर बिंदुओं के आसपास की नसों और रक्त वाहिकाओं में कंपन होने लगा। कंपन के प्रभाव में रुका हुआ रक्त फैलने लगा। आरव की चोट ठीक हो सकती है बशर्ते रुकावटें दूर कर दी जाएं। जाहिर है लुओ के उत्कृष्ट एक्यूपंक्चर कौशल का विकास केवल समय की बात थी। आरव ने सब कुछ देखा। वो बहुत खुश था। साथ ही वो लुओ का बहुत आभारी था। लुओ के माथे पर पसीने की परत जम गई थी। आरव खुद को रोक नहीं सका और बोला, पुती, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, उपचार बाधित नहीं किया जा सकता। लुओ ने अपना सिर हिलाया और एक्यूपंक्चर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। ओह ठीक है फिर। आरव ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। आरव की मां ने गुस्से से कहा, मूर्ख लड़के, जाओ लुओ का पसीना पोंछो। ओह ठीक है। आरव दंग रह गया। उसने जल्दी से कुछ टिश्यू पेपर लिए और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए इसे पोंछ दूंगा। लुओ पुती को पुरुषों का उसे छूना पसंद नहीं था। हालांकि उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि दोनों बुजुर्ग उसे देख रहे थे। धन्यवाद। आरव थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे लुओ के चिकने माथे, गालों और गर्दन को पोंछा। भले ही उनके बीच ऊतक की एक परत थी, आरव स्पष्ट रूप से लुओ की त्वचा की चिकनाई और कोमलता महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रसीले जेली को बेहतरीन रेशम से ढका गया हो। यह एहसास बहुत अच्छा था। क्योंकि आरव खड़ा था, वो लुओ की गर्दन पर दो बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकता था जब वो उसे देख रहा था। वो पूर्ण पैमाने, वो चिकनी त्वचा, काश मैं इसे छू पाता। धिक्कार है, मैं अपने जीवन के 10 साल बलिदान करने को तैयार हूँ। ये भी खूब रही। मैं इस जोड़े को जितना अधिक देखता हूँ उतना ही अधिक मुझे भी पसंद आते हैं। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ कर दूंगा। लुओ, आरव का बिस्तर छोटा है, इस पर ध्यान मत दो। अगर तुम दोनों एक साथ सो जाओ तो ये गर्म हो जाएगा। राची एर ने अचानक कहा और फिर खुशी से बाहर चला गया। आरव की बातें सुनकर लुओ लगभग जमीन पर गिर पड़ी। मुझे अपने चाचा पर हर 3 दिन में एक्यूपंक्चर करने की जरूरत है, 6 बार और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लुओ आरव के बिस्तर पर बैठी थी। उसके सुंदर पैर आरव द्वारा लाए गए गर्म पानी में भीग रहे थे। उसकी क्यूई का उपयोग करने से होने वाली थकान आखिरकार थोड़ी कम हो गई थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अगले 6 बार तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। आरव मुस्कुराया और उसके पास खड़ा हो गया। तुम एक पुत्रवत पुत्र हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे चाचा ठीक हो जाएं। लेकिन अगर तुम कुछ भी अवैध करते हो तो मैं तुम्हें फिर भी गिरफ्तार कर लूंगा। लुओ ने गंभीरता से कहा। पत्नी, क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम्हारा काम हो जाने के बाद हम सो जाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम पिटाई की मांग कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कर रहा हूँ, लुओ ने ठंडे स्वर में कहा। शश। आरव ने घबराते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, मेरी मां चुपके से सुन रही है। लुओ चौंक गई। उसने दरवाजे पर कुछ आवाज सुनी। उसने भी साथ दिया और कहा, मेरा काम हो गया, चलो सो जाओ। आरव मुस्कुराया और बिस्तर पर कूद गया। क्या आप गंभीर हैं? लुओ ने आरव को घूरते हुए गुस्से से कहा, मैं बिस्तर पर सोऊंगा, तुम फर्श पर सोओगे। अपनी सीमा पार करने की हिम्मत मत करना। शश। आरव ने घबराते हुए कहा, मेरी मां हमें देख सकती है, बस तुम भी खेलो। उनके जाने के बाद मैं फर्श पर सो जाऊंगा। आप। लुओ के पास बिस्तर पर आरव की तरफ पीठ करके लेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। चिंता मत करो, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। आरव ने अपने होठों को दबाया और अपनी पीठ से लुओ की ओर जहर का पाउडर उड़ा दिया। बहन, सुंदरता, छोटी लड़की, दुष्ट कुतिया। आरव ने कुछ बार चिल्लाया, लेकिन लुओ ने उसे नहीं सुना।
वो चिंतित था, इसलिए उसने लुओ के नितंब पर फिर से थप्पड़ मारा। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, अलार्म बंद है। आरव उछल पड़ा और बोला, मूर्ख औरत, तुम मुझे नपुंसक बनाना चाहती हो। अगर मैं इतना बुरा होता तो मैं तुम्हें 100 बार चोदता। उसके बाद आरव ने लुओ को कंबल से ढक दिया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। आरव बा और उसका परिवार लंबे समय से बुरे काम कर रहा है। यदि कानून प्रभावी होता तो उन्हें 100 बार गोली मारकर मौत के घाट उतार देना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं अपने हाथों से जानवरों के इस समूह का उन्मूलन करना चाहता हूँ। आरव ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसने कोट पहना और बंदर राजा का मुखौटा पहना जो उसने वेन परिवार के पास जाने पर खरीदा था। फिर उसने कार से एक धातु की छड़ ली। रात के अंधेरे में वो आरव के राजा के घर पहुंचा। आरव गांव में 2 विला थे। एक आरव बा का था और दूसरा आरव वांग का। दोनों विला का एक से अधिक बार नवीनीकरण एवं विस्तार किया गया। विशेष रूप से आरव वांग के घर पर एक स्विमिंग पूल, कराओके रूम, महजोंग रूम और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा काले बालों वाले जंगली सुअर के लिए एक विस्तारित सुअरशाला भी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस जंगली सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन ये बहुत जंगली था और इसे पकड़ना मुश्किल था। गांव वाले उन्हें खाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आरव वांग ने उन सभी को खरीद लिया और अपने आनंद के लिए रख लिया। ये बस एक स्थानीय तानाशाह का जीवन था। क्या आपने सुना है, आधे महीने पहले जिस लड़की के साथ हमने सामूहिक बलात्कार किया था उसने आत्महत्या कर ली। आंगन में एक अंगरक्षक जैसा आदमी व्यंग्य से बोला। दूसरा अंगरक्षक भी हंसा और बोला, ये पहली बार नहीं है। इसमें अजीब क्या है, हमारे मास्टर आरव वांग के साथ करने के लिए और भी दिलचस्प चीजें हैं। ये सच है। हे, मैंने सुना है कि मास्टर आरव ने पहले भी किसी की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी ऐसा करके देखना चाहूंगा। पहला अंगरक्षक विकृत रूप से हंसा। हाँ, मैं भी उस समय वहां था। मेरी पत्नी वाकई बहुत प्यारी थी। दुर्भाग्य से वो पागल हो गई और अपने पति के साथ आत्महत्या कर ली। अंगरक्षक बुरी तरह हंसा। पोम तारांकन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक धातु की छड़ उसके सिर पर आकर लगी। उसका सिर फट गया और खून चारों तरफ फैल गया। उफ, जब उसका चेहरा खून और मस्तिष्क के द्रव्य से सना हुआ था तो उसके बगल में खड़ा अंगरक्षक औरत की तरह चीखने लगा। पोम तारांकन अगले ही पल लोहे की छड़ भाले की तरह उसके सीने में घुस गई, उसके दिल और फेफड़ों को चीरती हुई। यह आगे से पीछे की ओर उसके शरीर को चीरती हुई अंदर चली गई। आपने एक खलनायक को खत्म कर दिया है, आपको 100 मेरिट पॉइंट मिले हैं। डेंग। आपने एक खलनायक को खत्म कर दिया है, आपको 100 मेरिट पॉइंट मिले हैं। डेंग। आपके वर्तमान योग्यता अंक 2487 हैं। अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आपको 7513 योग्यता अंक चाहिए। डेंग। जानवरों को मारना कितना अच्छा लगता है। आरव मुस्कुराया। उसने खून से सनी धातु की छड़ उठाई और घर में चलता रहा। उसके पीछे कैओस स्वॉर्ड एसेंस ने दोनों लाशों के ऊपर से उड़ान भरी और उनमें से रक्तसार को अवशोषित कर लिया। आरव वांग ने बहुत सारे बुरे काम किए थे। उसने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे अंगरक्षक रखे थे। वो घर में जितना अंदर जाता, सुरक्षा उतनी ही कड़ी होती जाती। हालांकि आरव शियाओबी के सामने ये सामान्य अंगरक्षक कुछ भी नहीं थे। वे उल्लेख करने लायक भी नहीं थे। एक बार जब आरव वांग के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वो पहले ही 15 लोगों को मार चुका था। डेंग। आपके वर्तमान योग्यता अंक 3787 हैं। अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आपको 6213 योग्यता अंक चाहिए। डेंग। इस समय आरव वांग टिश्यू का रोल पकड़े हुए थे और अपने कंप्यूटर पर एक जापानी शॉर्ट फिल्म देख रहे थे। वह हे ध्वनि के साथ अपने किरण आर्म को प्रशिक्षित कर रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया कि आरव पहले ही घर में प्रवेश कर चुका था। क्या यह अच्छा लग रहा है? आरव ने आरव वांग को ठंडी निगाहों से देखा और पूछा। अच्छा, भूत। आरव वांग ने पलटकर देखा तो एक आदमी बंदर राजा का मुखौटा पहने हुए था और उसके हाथ में एक धातु की छड़ थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि मुखौटा और धातु की छड़ खून से सने हुए थे। आरव वांग को लगा कि उसने आधी रात को भूत देखा है। वो इतना डर गया कि वो यांग वी में बदल गया। आप कौन है? आप क्या करना चाहते हैं? आरव वांग ने घुटकी भरी सांस ली। उसका दिल गले से बाहर आने को था। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। क्या तुम्हें यह पूछने की भी जरूरत है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। दुश्मन। आरव वांग अचंभित रह गया। उसके बहुत सारे दुश्मन थे। उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने कौन है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको मुआवजा दे सकता हूँ। कोई कीमत बताओ, मैं अभी आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। आरव वांग के पास इसकी कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुमने जो किया है उसकी सजा पाओ। मुझे ज्यादा मत धकेलो। मेरे पिता आरव बा है। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मेरे पिता तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। आरव वांग ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ काम खत्म करने के बाद मैं आरव बा की तलाश करूंगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। ये देखकर कि आरव हिलने वाला नहीं है, आरव वांग ने कागज का रोल आरव पर फेंक दिया और दरवाजे की ओर भागा। भागने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने टिश्यू के रोल को आसानी से चकमा दिया। उसने एक हाथ से धातु की छड़ पकड़ी और एकदम सटीक वार किया। सीधा, टकराना, पीला, ड्रैगन, पफ। तारांकन धातु की छड़ उसके शरीर में बहुत अंदर तक घुस गई। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। औच।